गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं विश्व के संविधान, और विश्व के संविधान में अपन बात कर रहे हैं अभी फ्रांस के संविधान की। फ्रांसीसी संविधान के संबंध में इससे पहले के कई वीडियोज़ अपने आ चुके हैं, जिनमें फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी संसद, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक, फ्रांसीसी न्यायपालिका। आपको शायद ध्यान होगा, फ्रांसीसी न्यायपालिका विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। वहाँ पर भारत, अमेरिका या ब्रिटेन जैसी जो न्यायपालिका की विशेषताएं हैं, वो चीज़ें फ्रांस में नहीं पाई जाती। एक बात अपने को ये भी ध्यान में रखनी है कि फ्रांसीसी न्यायपालिका का जो ढांचा है वो शुरू से ही दोषपूर्ण रहा है। जब नेपोलियन यहाँ पर आया फ्रांस में, तब उन्होंने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया और उसके पश्चात फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था में सुधार दृष्टिगोचर होता है। इसलिए प्राचीन समय में फ्रांस की जो न्यायपालिका थी, न्याय व्यवस्था थी, जो न्यायिक ढांचा था, वो बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण रहा और उसके उपरांत नेपोलियन संहिता ने इसमें कुछ सुधार किए, जिसके बाद फ्रांस की न्याय व्यवस्था कुछ अपने स्तर पर ठीक ठाक कही जाने लगे। बदली हुई परिस्थितियों में फ्रांस की कानून व्यवस्था भी परिवर्तित होती रही है, लेकिन फिर भी आज भी इसका जो मुख्य आधार है वो नेपोलियन संहिता ही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में भी जो फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था है वो नेपोलियन संहिता के इर्द गिर्द ही घूमती है। नेपोलियन ने जिस रूप में जैसी भी हो न्याय व्यवस्था का निर्माण किया था, वो आज भी फ्रांस के लिए मार्गदर्शक है। जितने भी कानूनों का निर्माण हुआ है और समय के साथ जो भी ढांचा विकसित हुआ है, वो सारा का सारा ढांचा नेपोलियन संहिता के अंतर्गत ही था, उसी से प्रेरित रहा है। इसलिए हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था नेपोलियन संहिता की देन है। हम आज फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की विशेषताओं पर सिर्फ सरसरी दृष्टिपात करेंगे। मुख्य रूप से जो वहाँ की न्याय प्रणाली उसको देखेंगे कि यहाँ की जो न्यायपालिका की विशेषताएं हैं। पहली बात, लिखित कानून है। ब्रिटेन की भांति रूढ़ियों का प्रचलन यहाँ पर नहीं हुआ। इसका आधार संसदीय विधियाँ रही है, यानी कि जो भी समय समय पर संसद ने कानून बनाए हैं वही न्यायपालिका का आधार स्तंभ रहा है और उन्हीं के आधार पर न्यायपालिका न्यायिक कार्य करती है। यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार से भारत, अमेरिका आदि देशों की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो चीज़ फ्रांसीसी न्यायपालिका के बारे में नहीं कही जा सकती। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, यानी कि यहाँ की न्यायपालिका को फ्रांसीसी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी पदाधिकारियों की भांति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है और जो प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम होता है उसके आधार पर वहाँ पर एक उच्च न्यायिक परिषद बनी हुई है, जिसमें राष्ट्रपति, न्याय मंत्री, राष्ट्रीय परिषद के 4 न्यायाधीश और 2 वकील होते हैं। इनके द्वारा उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और न्याय में पूर्व निर्णयों को मान्यता प्रदान नहीं की गई, यानी कि न्यायपालिका ने जो इससे पहले निर्णय दे दिए उन निर्णयों का कोई औचित्य नहीं है। अब उसी मामले में दूसरा नया निर्णय भी दिया जा सकता है। और एक खास बात जो फ्रांसीसी न्यायपालिका को एकदम से ही अलग बनाती है वो है वहाँ का प्रशासनिक न्यायालय। सामान्य सा अर्थ समझिएगा कि वहाँ पर 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक तो सामान्य न्यायालय और एक प्रशासनिक न्यायालय। आम नागरिकों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय सामान्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है और आम नागरिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय प्रशासनिक न्यायालय के द्वारा किया जाता है। पुनः एक बार क्लियर कर दूं, न्यायिक ढांचा एक प्रकार से 2 तरफ बंटा हुआ है, सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय। सामान्य न्यायालय सामान्य नागरिकों के बीच में उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है और प्रशासनिक न्यायालय आम लोग या सामान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हुए विवादों का निपटारा करता है। ये मोटे तौर पर फ्रांसीसी
न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। अब अपन इसका जो मूल ढांचा है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, यानी कि न्यायालयों का संगठन। फ्रांस में 5 प्रकार के न्यायालय हैं। 5 प्रकार के न्यायालय इसलिए बतला रहा हूँ कि जिन अंगों के पास, जिन संगठनों के पास जो न्यायिक संबंध में कुछ भी शक्ति दी गई है वो एक प्रकार से न्याय व्यवस्था ही मानी जाती है। मुख्य रूप से तो न्यायालय 2 प्रकार के ही हैं, लेकिन उसके बाद भी न्यायिक ढांचा अलग अलग रूप में विभाजित किया हुआ है। कैसे? सबसे पहले स्तर पर आता है सामान्य न्यायालय, जो आम नागरिकों के बीच में उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। यह साधारण नागरिकों से संबंधित विवादों का निर्णय करते हैं। इनका संगठन इस प्रकार है। इसके संगठन को इस तरह से समझिएगा कि सबसे पहला है शांति न्यायालय के न्यायाधीश। ये सामान्य न्यायालय का सबसे पहला न्यायालय है जो शांति न्यायाधीशों का न्यायालय कहलाता है। ये सबसे निम्न स्तर के न्यायालय हैं, यानी कि सबसे नीचे स्तर पर शांति न्यायाधीश के न्यायालय होते हैं। उससे ऊपर फिर अन्य ढांचा बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से भारत में सबसे नीचे स्तर पर ग्राम न्यायालय होते हैं, फिर धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय तक इसका ढांचा जाता है, वैसे ही यहाँ पर फ्रांस में सबसे नीचे के स्तर पर शांति न्यायाधीश के न्यायालय हैं। यह प्रत्येक कैंटन में एक तथा बड़े शहरों में अधिक हो सकते हैं। ये एक शर्त है कि कम से कम एक न्यायालय प्रत्येक गांव या कस्बे में आवश्यक रूप से होगा। प्रत्येक गांव या कस्बे में, अगर कोई बड़ा शहर है तो उसमें एक से अधिक न्यायालय भी हो सकते हैं। कौन से? शांति न्यायाधीश के न्यायालय। फ्रांस में ऐसे 3000 न्यायालय। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्तर पर जो फैले हुए हैं, यानी जो आधार स्तंभ का कार्य करते हैं, वो शांति न्यायाधीश के न्यायालय हैं। और ये फ्रांस में ऐसे 3000 न्यायालय हैं। इसमें एक न्यायाधीश होता है जो दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के विवादों का निर्णय करता है। यानी कि शांति न्यायाधीश का जो न्यायालय है उसमें एक न्यायाधीश होगा जो उसके सामने आने वाले दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के विवादों का निर्णय करता है। इनका मुख्य कार्य विवादों को उत्पन्न होने से रोकना, यानी कि ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो और यहीं पर इस विवाद का समापन कर दिया जाए। ये न्यायालय समझा बुझाकर और मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाते हैं। यानी कि जब भी गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले इनके सामने आता है और ये कोशिश करते हैं कि मामला यहीं पर निपटा दिया जाए, मध्यस्थता करके और समझा बुझाकर मामले को शांत कर देते हैं। और ये अगर कोई निर्णय दे देते हैं तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। दूसरा इसमें न्यायालय कहलाता है प्रारंभिक न्यायालय। ये शांति न्यायालय के ऊपर होते हैं, यानी सबसे नीचे शांति न्यायालय और उसके ऊपर प्रारंभिक न्यायालय। इसमें कम से कम 3 और अधिकतम 15 न्यायाधीश होते हैं। यानी कि न्यायाधीशों का भी सब कुछ तय किया गया है कि कम से कम 3 न्यायाधीश होंगे और अधिकतम इसमें 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। ये जो न्यायाधीशों की संख्या है ये उस न्यायालय के कार्यभार और उसकी अवस्थिति पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि बड़ा शहर है जहाँ पर विवाद ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा न्यायाधीश हो सकते हैं, और अगर छोटी जगह है जहाँ विवाद कम आते हैं तो कम से कम 3 न्यायाधीश अवश्य होंगे। इसे दीवानी व फौजदारी के प्रारंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक रूप में भी इनके सामने कोई दीवानी या फौजदारी मामला पेश करना चाहे तो भी कर सकता है, और शांति न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी इसमें की जा सकती है। यह 3000 फ्रैंक से अधिक के दीवानी मामले तथा चोरी, गबन, मारपीट के फौजदारी मामले सुनता है। यानी कि इसकी सब कुछ तय है कि 3000 से नीचे के 3000 फ्रैंक के नीचे से किसी भी प्रकार के विवादों की सुनवाई जो है इस न्यायालय में नहीं होती। 3000 फ्रैंक से ऊपर के जो दीवानी मामले हैं वो इसमें सुने जाते हैं। इसके अलावा चोरी के, गबन के, मारपीट के या इसी प्रकार से फौजदारी अन्य मामले भी इस न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। इसके अलावा शांति न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी इसमें की जा सकती है। तीसरा है अपील के प्रादेशिक न्यायालय, यानी कि जिसमें अपील की जा सकती है। ये प्रारंभिक न्यायालय से ऊपर होते हैं। देखिएगा ढांचा, सबसे नीचे शांति न्यायाधीश के न्यायालय, उसके ऊपर प्रारंभिक न्यायालय और उससे ऊपर अपील के प्रादेशिक न्यायालय। ये प्रारंभिक न्यायालयों से ऊपर होते हैं
जिनका कार्य क्षेत्र 7 प्रांतों तक रहता है। यानी कि एक जो प्रादेशिक न्यायालय है उसके अधीन 7 प्रांत तक हो सकते हैं, कम से कम एक अवश्य होंगे और जनसंख्या के हिसाब से एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रत्येक न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, दीवानी, फौजदारी और दोषारोपण। 3 विभाग होंगे, एक दीवानी होगा, दूसरा फौजदारी होगा और तीसरा दोषारोपण होगा। ये एक अलग प्रकार का न्यायालय। इसका मुख्य कार्य यह है कि दोषारोपण विभाग इस बात पर विचार करता है कि किसी व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाए या नहीं। यदि किसी ने किसी के विरुद्ध कोई भी अपील की है तो सबसे पहले वो दोषारोपण विभाग के पास जाती है। दोषारोपण विभाग उस अपील पर निर्णय करता है कि इस मामले में संबंधित व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाना चाहिए या नहीं। जब ये तय कर लेता है कि दोषारोपण किया जाना चाहिए, फिर यह तय होता है कि आखिरकार ये मामला किस तरह का है, दीवानी है या फौजदारी है। जिस भी तरह का होता है उसी शाखा को मामला हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि दीवानी मामला है तो दीवानी विभाग को और फौजदारी मामला है तो फौजदारी विभाग को। यानी कि सबसे पहले दोषारोपण विभाग उस पर विचार करता है। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक विभाग यानी कि कुल 3 विभाग हैं, दीवानी, फौजदारी और दोषारोपण। इसका मतलब कम से कम 15 न्यायाधीश इसमें होंगे। प्रत्येक विभाग में 5 न्यायाधीश होते हैं। फ्रांस में ऐसे 27 न्यायालय हैं। यानी कि कुल मिलाकर फ्रांस में अपील के प्रादेशिक न्यायालय 27 हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसे मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। यानी कि मौलिक रूप में ये सीधे किसी भी प्रकार के मामलों की मामले नहीं सुन सकता। कहने का मतलब ये कि कोई भी मामला प्रारंभिक रूप में अपील के प्रादेशिक न्यायालय के सामने नहीं रखा जा सकता। ये केवल अपील सुनता है, सीधा कोई मामला नहीं सुनता। ये केवल प्रारंभिक न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनता है। इसका काम केवल यही है, अपील सुनना। प्रारंभिक न्यायालय ने जो निर्णय दिए उनके विरुद्ध अपील प्रादेशिक न्यायालय में की जा सकती है, सीधा कोई मामला इसके सामने नहीं लाया जा सकता। असाइज या निषिद्धा न्यायालय, ये बड़े बड़े नगरों का दौरा करते हुए विवादों का निर्णय करते हैं। एक प्रकार से मोबाइल कोर्ट है जो बड़े बड़े नगरों में भ्रमण पर रहते हैं और वहाँ पर उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय इनके द्वारा किया जाता है। ये केवल फौजदारी विवादों का निर्णय करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि दीवानी मामले यानी कि पैसों से संबंधित जो मामले हैं वो इसके सामने पेश नहीं किए जा सकते। ये केवल फौजदारी विवादों को सुनता है और उनके विरुद्ध निर्णय करता है। इसमें प्रारंभिक न्यायालय के 2 तथा अपीलीय न्यायालय का 1 न्यायाधीश होता है। अभी हमने ढांचा देखा, सबसे नीचे शांति न्यायाधीश के न्यायालय, उसके ऊपर प्रारंभिक न्यायालय और उसके ऊपर अपील के प्रादेशिक न्यायालय। तो ये जो असाइज या निषिद्धा न्यायालय है इसमें प्रारंभिक न्यायालय के 2 न्यायाधीश और प्रादेशिक न्यायालय जो अपील का प्रादेशिक न्यायालय इसका 1 न्यायाधीश यानी कि कुल मिलाकर 3 न्यायाधीश इसमें होते हैं जो घूम घूम कर निर्णय करते हैं। यह न्यायालय जूरी की सहायता से निर्णय करता है। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। देखिएगा, न्यायाधीश तो 3 ही होंगे। अभी अपन ने बात की कि प्रारंभिक न्यायालय के 2 न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय का 1 न्यायाधीश, कुल मिलाकर 3 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन इसमें शब्द है कि कुल 12 सदस्य होते हैं। 12 मतलब जो बाकी 9 सदस्य हैं वो जूरी के सदस्य होते हैं। लिखा है ना, जूरी की सहायता से, तो 9 सदस्य जूरी के होंगे और 3 सदस्य न्यायाधीश होंगे। जूरी के सदस्य जनता में से होते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जनप्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं, उनको जूरी में शामिल किया जाता है। अगर आपको जूरी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझना है तो बॉलीवुड की एक फिल्म आई है रुस्तम, उसको देखेगा। उसमें अक्षय कुमार के ऊपर जो केस चलता है उसमें सुनवाई जूरी के द्वारा होती है। तो आपको न्यायाधीश और जूरी का जो सिस्टम होता है उसका पता चल जाएगा। निर्णय जूरी करता है और फिर उस निर्णय की कॉपी जो है न्यायाधीश को दी जाती है और न्यायाधीश फिर सबके सामने वो निर्णय पढ़कर सुनाता है। इसके पास अधिक गंभीर फौजदारी मामलों में प्रथम न्यायालय के निर्णय की अपील की जाती है। प्रारंभिक जो न्यायालय है उन न्यायालय के निर्णयों की अपील इसमें की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फौजदारी मामलों में। इसमें भी ये लिखा गया है कि गंभीर फौजदारी मामले हो तब इसमें प्रारंभिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसका निर्णय अंतिम होता है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ये विशेष ध्यान योग्य बात है कि इसने जो भी निर्णय दे दिया वो निर्णय अंतिम होता है। इसके ऊपर कोई दूसरा न्यायालय नहीं है जिसके पास इसके लिए निर्णय किया जा सके या अपील की जा सके। सर्वोच्च या विराम न्यायालय,
यह फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिस प्रकार से अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार से फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च या विराम न्यायालय कहते हैं। यानी कि इसके पश्चात कोई भी अपील नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं, ये अंतिम है, इस पर विराम लग जाता है। लेकिन इसका संगठन, कार्य एवं शक्तियां भारत, अमेरिका आदि के सर्वोच्च न्यायालय से अलग है। वास्तव में ये कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अवश्य है, लेकिन जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय है या अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, उस प्रकार के कोई भी लक्षण, कोई भी गुण, कोई भी कार्य, कोई भी शक्तियाँ इसके पास नहीं है। इसमें पार्षद कहलाने वाले एक महाअध्यक्ष, 3 विभागीय अध्यक्ष तथा 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो सदस्य होते हैं वो 49 सदस्य होते हैं। पार्षद कहलाने वाले एक महाअध्यक्ष, 3 विभागीय अध्यक्ष और 45 अन्य न्यायाधीश। इसमें 3 विभाग, याचिका, दीवानी तथा दंड विभाग होते हैं। यानी 3 अलग अलग विभाग है। इसमें एक याचिका है, एक दीवानी मामला है और एक दंड विभाग है। ये केवल विधि प्रश्नों पर अपीलीय न्यायालय है, ये कोई निर्णय नहीं देता। ये एक विशेष बात है कि ये अपीलीय न्यायालय होने के बावजूद भी ये निर्णय नहीं करता। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च न्यायालय है या अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम रूप से निर्णय करता है, वो चीज़ यहाँ पर फ्रांस के न्यायालय के पास नहीं है। अपीलीय जो प्रश्न आते हैं उस पर ये निर्णय करके फिर संबंधित न्यायालय को प्रेषित कर देता है, अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं देता। विचारार्थ बिंदु पर विचार करने के बाद अपने सुझाव के साथ कोर्ट में वापस भेज देता है, अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं करता है। कोई निर्णय विधान के अनुकूल नहीं होने पर अभियोग अपने विचार के साथ अन्य न्यायालय को भेज देता है। यानी कि कोई भी निर्णय आया है, अगर वो विधान के अनुकूल नहीं है तो अपना विचार उसमें शामिल करके वापस न्यायालय को भेज देता है पुनर्विचार के लिए। प्रशासकीय न्यायालय, इसको समझ लीजिएगा, इसका ढांचा द्विस्तरीय है। 1790 में प्रशासनिक अधिकारियों को साधारण न्यायालयों के दबाव से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। यानी कि 2 प्रकार का ढांचा है प्रशासनिक न्यायालयों का, जिसमें पहले प्रादेशिक परिषद होती है और उसके ऊपर राज्य परिषद होती है। 1790 में फ्रांस में इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसे प्रशासनिक न्यायालय कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है और जो सरकारी अधिकारी है, उनके बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, साधारण न्यायालयों को उनसे बचाने के लिए या उनके दबाव से रोकने के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई। इसमें सबसे पहला होता है प्रादेशिक परिषद। यह निम्न स्तर पर होती है। ये निर्धारण संबंधी विवादों, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन, ठेका भंग आदि प्रश्नों पर निर्णय करती है। समझिएगा, सबसे निचले स्तर पर होती है प्रादेशिक परिषद। और प्रादेशिक परिषद जो है वो निर्धारण संबंधी विवाद की क्या विवाद है उसका निर्धारण करती है। उसके उपरांत सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामले, स्थानीय निर्वाचन से संबंधित मामले, ठेका भंग आदि से जो भी प्रश्न होते हैं, यानी कि जो भी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से जुड़े हुए विवाद होते हैं, उनको सबसे पहले प्रादेशिक परिषद में रखा जाता है। प्रशासनिक विवाद सर्वप्रथम इसी में पेश होते हैं और इसके बाद अपील की जा सकती है राज्य परिषद में। यदि इसके निर्णय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो आके वो अपील कर सकता है, लेकिन सबसे पहले प्रादेशिक न्यायालयों के संबंध में जो भी प्रशासनिक मामले जो भी होंगे वो प्रादेशिक परिषद के सामने रखे जाएंगे। फ्रांस में इस प्रकार की 23 परिषदें हैं, यानी कि कुल मिलाकर पूरे फ्रांस में 23 प्रादेशिक परिषद काम करती है, जो प्रशासनिक न्यायालयों का प्रारंभिक स्वरूप है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील राज्य परिषद, जो उच्चतम न्यायालय है में की जा सकती है। राज्य परिषद उच्चतम न्यायालय है किसका? प्रशासनिक मामलों का। जो प्रशासनिक न्यायालय है उसका ढांचा 2 ही प्रकार का है, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। हमने अभी साधारण जो मामले हैं, साधारण न्यायालय, उनके बारे में देखा। सबसे निचले के स्तर पर शांति न्यायाधीश के न्यायालय होते हैं, उसके बाद प्रारंभिक न्यायालय होते हैं, फिर राज्य के अपीलीय न्यायालय होते हैं, निस्दा न्यायालय होते हैं। लेकिन वो सब ढांचा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय 2 भागों में बटा हुआ है, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। सबसे पहले मामला प्रादेशिक परिषद में, प्रादेशिक परिषद निर्णय देती है। अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो अपील की जा सकती है राज्य परिषद में। फ्रांस में 23 प्रादेशिक परिषदें हैं। राज्य परिषद यह पेरिस में स्थित सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है और इसके कई विभाग हैं। यानी कि जो राज्य परिषद है, जो अपील का
प्रशासकीय न्यायालय के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। ये पेरिस में स्थित है और ये कई विभागों के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है तथा एक उपाध्यक्ष व 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। यानी कि जो प्रशासकीय न्यायालयों का अपीलीय न्यायालय है उसमें फ्रांस का न्याय मंत्री अध्यक्ष होगा और इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 5 विभागाध्यक्ष होंगे। यह प्रादेशिक परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है, सरकारी विभागों के विवादों का निपटारा करता है। जो भी अपील नीचे के न्यायालय से आती है वो इसके पास आती है और ये उनके ऊपर अपील सुनता है और विभागों के मामले में जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा अंतिम रूप से यही करता है। इसमें 149 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति न्याय मंत्री के परामर्श से नियुक्त करता है। कुल मिलाकर इसमें 149 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो न्याय मंत्री से परामर्श लेकर इन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जो अपील सुनकर उनका अंतिम रूप से निपटारा करता है। यह शीघ्रता से न्याय प्रदान करता है। कोई भी नागरिक स्वयं या डाक द्वारा शिकायत भेज सकता है, यानी कि जल्दी से जल्दी विवादों का निपटारा करना इसका ध्येय होता है। इसमें कोई भी आम नागरिक जिसको भी किसी सरकारी कार्यालय से, सरकारी अधिकारी से कोई शिकायत है तो वो इसमें अपील कर सकता है और 2 महीने के अंदर संबंधित कर्मचारी को सूचना दी जाती है। जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है संबंधित कर्मचारी को 2 महीने के भीतर जब शिकायत प्राप्त होती है उसके 2 महीने के भीतर उसको सूचना दी जाएगी और उस कर्मचारी को मात्र 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि 2 सप्ताह में उसको सफाई पेश करनी होती है। यदि वो 2 सप्ताह में सफाई पेश करने में सक्षम नहीं होता तब ये न्यायालय उसको दंडित करता है। संवैधानिक परिषद, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। फ्रांस में कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति संवैधानिक परिषद को दी गई है जो अर्ध न्यायिक संस्था है। मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा था कि फ्रांस में पहली बात न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और दूसरी बात न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। वहाँ पर इसी प्रकार के कई काम जो है वो संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है और फ्रांस में जो भी कानून होते हैं उनकी वैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं करता, न्यायपालिका नहीं करती, यहाँ पर जांच करती है संवैधानिक परिषद। ये शक्ति संवैधानिक परिषद को दी गई है। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, यानी कि पूरी तरह से न्यायपालिका नहीं कर सकते इसको अर्ध न्यायिक यानी कि कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त। संविधान की धारा 55 से 63 इससे संबंधित है, जिसमें 55 से 63 में ये बतलाया गया है कि किस प्रकार से इसका गठन होगा, किस प्रकार से कार्य करेगी, क्या क्या इसके पास अधिकार और शक्तियाँ होंगे, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे आदि की विवेचना जो है अनुच्छेद 15 से 63 में की गई है। इसकी रचना कैसे होती है? अनुच्छेद 58 के अनुसार इसमें 9 सदस्य होंगे जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा, संवैधानिक परिषद में कुल 9 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए ही की जाती है, यानी कि 9 सदस्य 9 वर्ष के लिए। लेकिन कैसे? प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते। इसका मतलब कि समस्त 9 सदस्यों की नियुक्ति एक साथ नहीं होती। 3 की नियुक्ति 3 वर्ष 3 वर्ष के अंतराल पर होती रहती है और एक बार व्यक्ति जो नियुक्त कर दिया जाता है वो 9 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। हर तीसरे साल 3 व्यक्ति यानी कि 1/3 व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये जो 9 व्यक्ति होते हैं इनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 3 राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा और 3 सदस्य सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं। यानी तीनों की अलग अलग नियुक्तियां की गई है। 3 राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, 3 राष्ट्रीय सभा का सभापति नियुक्त करेगा और 3 सीनेट का सभापति नियुक्त करता है। किसी भी सदस्य की पुनर्नियुक्ति नहीं होती, यानी एक बार अगर कोई चुन लिया गया तो दोबारा उसको चुने जाने की कोई संभावना नहीं होती। भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जो भी पहले के राष्ट्रपति रहे हैं वो पदेन सदस्य होंगे, यानी कि उनको नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसके सदस्य माने जाएंगे। इसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या कार्य करता है? कानून द्वारा निर्धारित पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना तथा निर्वाचन संबंधी आरोपों की जांच कर निर्णय देना, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की जो जिम्मेदारी है वो संवैधानिक परिषद के पास है और निर्वाचन के संबंध में अगर कोई शिकायत आती है, कोई मामला आता है तो उसकी जांच कर निर्णय भी संवैधानिक परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अनियमितता का निर्णय देना, यानी कि संसद सदस्यों के बारे में भी निर्वाचन के मामले कोई शिकायत है तो उसका निर्णय भी संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाएगा। जनमत संग्रह की व्यवस्था तथा परिणामों की घोषणा करना, जिन मामलों को, जिन कानूनों को, जिन संवैधानिक संशोधनों को राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए भेजता है
उनमें जनमत संग्रह करवाने की जिम्मेदारी भी संवैधानिक परिषद के पास है, और जनमत संग्रह का जो परिणाम आता है उसकी घोषणा भी संवैधानिक परिषद ही करती है। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उससे पूर्व संसद, प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक परिषद से परामर्श लेना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करेगा उसमें वह संसद से भी परामर्श लेगा, प्रधानमंत्री से भी परामर्श लेगा और संवैधानिक परिषद से भी परामर्श लेगा, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन राष्ट्रपति परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, परामर्श होता है, उसको मानना आवश्यक नहीं होता। राष्ट्रपति के असमर्थ होने पर सरकार की प्रार्थना पर यह निर्णय देगी। यानी यदि सरकार ये पूछे कि क्या राष्ट्रपति असमर्थ हो गए तो ऐसी स्थिति में निर्णय संवैधानिक परिषद करेगी, और संवैधानिक परिषद जो भी निर्णय करती है वो मान्य होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य विधेयकों, अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों, आंगिक कानूनों तथा संसद के स्थायी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना है। यानी कि सभी मामलों की जांच यही करेगी। विधिक रूप में क्या सही है क्या गलत है उनकी जांच यही करेगी। इसमें जितने भी संसद के द्वारा पारित विधेयक होते हैं उनकी जांच करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों की जांच करना, आंगिक कानूनों की जांच करना और संसद के जो आदेश होते हैं स्थायी आदेश उनकी जांच करना, ये इसके ऊपर होता है और उसके बाद ये निर्णय करती है। परिषद इनमें से किसी को भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे निर्णय 1 महीने में देना होता है, लेकिन बहुत ही जरूरी प्रकरणों में मात्र 8 दिन में निर्णय देना होता है। यानी कि परिषद किसी भी मामले को अवैधानिक घोषित कर सकती है। जो ये समझे कि ये मामला कानूनन सही नहीं है उसको अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसको निर्णय 1 महीने में देना होता है। जब भी इसके पास कोई मामला आता है तो 1 महीने के भीतर निर्णय करेगा, और अगर बहुत जरूरी मामला है तो मात्र 8 दिन में निर्णय करेगा। शक्ति पर प्रतिबंध, कानूनों की वैधानिकता पर विचार तभी कर सकते हैं जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदन के सभापति इसके समक्ष रखे। यानी कि अपनी तरफ से ये कोई पहल नहीं कर सकती। इसके पास जो मामला आता है तभी उस पर निर्णय करती है। मामला कौन भेजेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापति। जब इससे आग्रह करे, जब इसके सामने कोई मामला रखे तब ये निर्णय करती है, अन्यथा नहीं। पहल करके खुद स्वेच्छा से किसी मामले को हाथ में नहीं ले सकती। इसके पास अपने निर्णय को लागू करने की शक्ति नहीं। ये खुद जो निर्णय दे देती है उसको लागू नहीं करती, लागू राष्ट्रपति और अन्य जो ढांचा वही करता है। इसके पास ये शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 5 राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है, इससे भी इसकी शक्ति सीमित हो गई। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जहाँ पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न होगा वहाँ पर राष्ट्रपति इसकी व्याख्या कर सकता है। इसके कारण से भी संवैधानिक परिषद की शक्ति कुछ सीमित हुई है। उच्च न्यायिक परिषद, इसका कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना तथा अन्य न्यायिक कार्यों को संपादित करना। भी मैं शुरू में ये बात कर चुका हूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा किया जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पास किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति का कार्य करता है। राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। इसे न्यायिक क्षेत्र के अनुशासन संबंधी मामलों में निर्णय का अधिकार, उस न्यायिक परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो न्यायिक क्षेत्र के अनुशासन संबंधी मामलों का निर्णय करता है। इसके गठन, अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख संविधान के 8वें अध्याय में किया गया। पूरा ढांचा जो है उस संविधान के 8वें अध्याय में मिलता है, जिसमें उच्च न्यायिक परिषद के बारे में बतलाया गया है। न्याय का उच्च न्यायालय, यह एक राजनीतिक न्यायालय है। याद रखिएगा, भारत की तरह सर्वोच्च न्यायालय की तरह नहीं है, बल्कि राजनीतिक न्यायालय। इसका कार्य भी अलग है, जिसके सदस्यों को दोनों सदन समान संख्या में निर्वाचित करते हैं। ये अपना अध्यक्ष स्वयं चुनता है। कितने सदस्य होंगे ये भी दोनों सदन ही तय करते हैं। दोनों सदन समान संख्या में उन व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, और ये जो भी व्यक्ति इसमें नियुक्त किए गए वो अपना अध्यक्ष स्वयं चुनते हैं। संसद जब राष्ट्रपति या मंत्रियों पर देशद्रोह की या देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने का दोष लगाती है तब ये न्यायालय इसकी जांच कर निर्णय देता है। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति अपन कर रहे थे तब मैंने ये बतलाया था कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है। उस समय जो एक न्यायिक पालिका बैठती है, एक न्यायालय बैठते हैं, वो यही न्याय का उच्च न्यायालय। ये राजनीतिक न्यायालय है, इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। और जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है तब उसकी जांच यही न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के अलावा भी अन्य व्यक्तियों के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है उनकी जांच भी यही करता है और निर्णय करता है, और ये जो निर्णय देता है वो अंतिम होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का मामला इसके पास पहुंच गया तो महाभियोग की सुनवाई करने के उपरांत जो ये निर्णय देगा उसके अनुसार कार्य होगा। यदि राष्ट्रपति को दोषी साबित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। यह है
फ्रांस का न्यायिक ढांचा। मुख्य रूप से फ्रांस की न्याय प्रणाली जो है दो भागों में बंटी हुई, एक सामान्य न्यायालय और एक प्रशासनिक न्यायालय। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।